Hello everyone. So in the last part of the video, we have discussed till question number 4 of chemistry optional paper 2 of 2022 civil service examination. In this part, we shall discuss from question number 5 onwards. So the first question is write the structure of nucleosides and the nucleotides. And then we have to discuss the primary structure of the DNA and the RNA. तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बस यही डिफरेंस है कि न्यूक्लियोसाइड में दो कंपोनेंट्स होते हैं कि फर्स्ट वन इज द फॉस्फेट शुगर, दिस वन, एंड देन इज द बेस. बेस ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि वो डीएनए है या आरएनए है. अगर डीएनए है तो बेस ATCG हो सकता है, या फिर अगर आरएनए है तो फिर वो AUCG हो सकता है. बट इन न्यूक्लियोटाइड देर आर 3 कॉम्पोनेंट्स. 3 कॉम्पोनेंट वो क्या क्या है कि पहला तो बेस है ही है, दूसरा जो शुगर ग्रुप है, एंड देन द थर्ड ग्रुप इज कॉल्ड द फॉस्फेट ग्रुप. तो इन द अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट न्यूक्लियोसाइड इज अ प्रिकर्सर फॉर द न्यूक्लियोटाइड. मतलब न्यूक्लियोसाइड का जो ये OH वाला पार्ट है, यहाँ पर अगर हमने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया देन वी शैल गेट न्यूक्लियोटाइड. ओके, सो सेकेंड पार्ट इज, क्योंकि ये क्वेश्चन केवल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 पार्ट में हमें शो करना है, तो ये फर्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए तो ये एनफ है. सेकेंड इज डिस्कस द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड द आरएनए. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो बेसेस है उनका केवल सिंपल सीक्वेंस होता है. तो अगर डीएनए हमें शो करना है तो हम सिंपल शो कर देंगे कि ये रहा थायमीन, ये एडेनिन, ये साइटोसिन, ये गुआनिन. इसी का बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म होता है TA एंड C एंड G. ये इसका हो गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. इफ यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन यूजिंग राइटिंग कि दिस इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एंड दिस इज वाई द DNA इज वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू RNA. देन ये अपना RNA का स्ट्रक्चर है जिसमें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिंपल सीक्वेंस ऑफ ये अमीनो एसिड्स है ये सारे का. एंड देन ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली ऑब्टेन्ड बाय फर्दर फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो ये इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया. तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज क्वाइट थ्योरेटिकल और ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लियरली NCERT में गिवन है. अब सेम पेपर में हमें फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर फिर से आगे फिर से पूछ दिया गया है DNA RNA का. तो एनीवे हमें जब क्वेश्चन पूछा गया तो फिर से बनाना ही पड़ेगा. एनीवे सेकेंड क्वेश्चन इज राइट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर द फोटोलाइसिस ऑफ 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इन सॉल्यूशन फेज. यहाँ पर नोट करने वाला बात यह है कि ये सॉल्यूशन फेज यहाँ पर दिया हुआ है. सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन डिफरेंट कैसे हो जाता है कि ये जो फर्स्ट स्टेप है जो कि अल्फा क्लीवेज है HNO के फॉर्म में, यहाँ तक तो ये कॉमन आएगा, नो मैटर कि वो सॉल्यूशन फेज हो या फिर गैस फेज हो. लेकिन अगर ये गैस फेज में होता तो क्या होता है कि यहाँ पर ये डीकार्बोनाइलेशन होता है. डीकार्बोनाइलेशन मीन्स कि जो CO है वो बेसिकली निकल जाता है और इसके बाद ये जो बाई रेडिकल है इसका फर्दर रिएक्शंस हो सकता है जो कि ये लाइक फर्दर मर्जर हो सकता था. लेकिन सॉल्यूशन फेज में क्या होता है कि ये डीकार्बोनाइलेशन ना हो करके ये 2 प्रोसेस से 2 मेथड से ये प्रोसेस हो सकता है. अब वो 2 प्रोसेस क्या क्या है कि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकालता है, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकलता है तो ये वाला अपना बन जाएगा. लेकिन अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो बेसिकली ये कीटीन बन जाएगा अपना. अगर ये सॉल्यूशन कौन सा है, अगर ये फर्दर गिवन होता, फॉर एग्जांपल कि अल्कोहल फेज में CH3OH गिवन है, तो CH3OH का क्या होता है कि ये फर्दर रिएक्शन करता है यहाँ पर अटैक करके और ये हमें एस्टर एज फाइनल प्रोडक्ट दे दिया होता. बट क्योंकि सॉल्यूशन का मीडियम नहीं प्रोवाइड किया हुआ है एग्जैक्टली, तो हम यहाँ तक ला करके आंसर को छोड़ देंगे. अगला है क्वेश्चन नंबर 1C. तो एसिटिलीन एज द स्टार्टिंग मटेरियल हमें ये दे दिया इन्होंने एंड देन यूज द एप्रोप्रिएट रिएजेंट्स एंड रिएक्टेंट कंडीशंस. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर दिख रहा है हमें कि यहाँ पर सम काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये हो रहा होगा. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगर हो रहा होगा तो मतलब कि ये जो हमारे पास एसिटिलीन है इसे हमें न्यूक्लियोफाइल बनाना होगा. और ये कैसे होगा, अगर हमने इसमें सोडियम ऐड कर दिया है तो ये सोडियम जो एसिडिक हाइड्रोजन है एसिटिलीन के पास, उसको वो एब्स्ट्रैक्ट करके एंड देन H2
इवॉल्व कर जाएगा, H2 इवॉल्व कर गया यहाँ से। अब इसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास साइक्लोपेंटानोन है और इस पर ये अटैक हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल का, और इसके बाद आगे सिंपल वर्कअप करेंगे, एसिड वर्कअप, तो उससे हमें जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो दे दिया होता। ये सिंपल, और क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर का ही, तो सिंपल 2 रिएक्शन शो करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट WXYZ इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये HNUNBS है और ये डाईबेंजोइल पेरोक्साइड है। यही इतना हिंट काफ़ी है कि दिस रिएक्शन इज गोइंग बाई FR सब्स्टिट्यूशन। FR का मतलब कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें जो डाईबेंजोइल पेरोक्साइड है दैट बेसिकली एक्ट्स एज द इनिशिएटर। अब ये इनिशिएटर की तरह कैसे काम कर रहा है कि जो डाईबेंजोइल पेरोक्साइड है इसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा है, यहाँ से ये ब्रेक होगा HNO के लाइट के प्रेजेंस में और यहाँ पर ये रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा। फाइनली फिर क्या होगा कि वुल्फ रीअरेंजमेंट होने वाला है C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ से -CO2 निकल करके ये यहाँ पर हो जाएगा। ये हमारा FR इनिशिएशन हो जाएगा। इनिशिएशन के बाद क्या होगा कि हमारे पास Br रेडिकल अगर हमारे पास फॉर्म हो गया तो ये तो क्लियर है भाई कि जो CH3 है ये सिंपल FR सब्स्टिट्यूशन है। ये भी हम नेम रिएक्शन यहाँ पर, नाम भी यहाँ पर रिएक्शन का लिख देंगे। आगे में क्या है अगला क्वेश्चन कि CH3 जो CrO3 है ये बेसिकली जोन्स रिएजेंट कहते हैं इसको, जोन्स रिएजेंट। तो ये जोन्स रिएजेंट क्या करने वाला है कि जो CH3 है उसको वो ऑक्सीडाइज कर देगा CHO में। तो बेसिकली ये बेंजल एल्डिहाइड हो गया। अब बेंजल एल्डिहाइड हो गया तो इसके बाद ये जो AC2 है ये रिएक्टेंट से हमने मालूम कर लिया है कि ये हो जाएगा अपना पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन होने पर ये बन जाएगा अपना सिनामिक एसिड। तो सिनामिक एसिड का स्ट्रक्चर जो होता है ये। इसके बाद LiAlH4 यूज़ किया हमने, तो जानते हैं कि LiAlH4 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इतना है कि जनरली अगर ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होता, अगर ये डबल बॉन्ड है जो आइसोलेटेड होता ये तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि दिस डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विद द फिनाइल रिंग एंड देन कार्बोनाइल, इस कारण ये इसको रिड्यूस करेगा साथ में इसको भी रिड्यूस कर देगा। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी CH2CH2CH2OH। तो ये बेसिकली अपना हो गया Z, ये हो गया अपना Y, एंड दिस इज बेसिकली दिस इज X एंड दिस इज Y। तो ये सारा हमारा रिएक्शन इसमें हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द NH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्राइमरी अमाइन एंड द सेकेंडरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन में क्या होता है कि क्योंकि 2 NH है तो या तो इनका एसिमेट्रिक स्ट्रक्चरिंग हो सकता है। एसिमेट्रिक मतलब कि ये इसका कंप्रेशन हो और ये इसका ये एलोंगेशन हो। तो ये बेसिकली एसिमेट्रिक का मतलब यही होता है। अगर सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि दोनों में स्ट्रेचिंग हो या फिर दोनों में एलोंगेशन हो। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 तरीके की फ्रीक्वेंसी बन सकती है इनकी कपलिंग के कारण। अब जो एसिमेट्रिक NH स्ट्रेचिंग है दैट इज ऑलवेज हायर दैन दी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो हमें 1 डिग्री दैट इज प्राइमरी अमाइन में इन द रेंज ऑफ 3300 to 3400 सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास 2 पीक्स मिलने वाली हैं। लेकिन जो 2 डिग्री है उसमें केस में क्या होगा कि केवल 1 पीक मिलेगी सेम रेंज में 3300 to 3400। तो ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग डिफरेंट बट इट इज एक्चुअली NMR। दिस इज बेसिकली प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है अल्कोहल से वो बेसिकली इन द रेंज ऑफ 2 to 2.5 ppm में ये शो करता है अपना डेल्टा वैल्यू। अब अमंग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी जो डेल्टा वैल्यू है जनरली हम ऐसे मालूम करते हैं कि गिवन जो अल्कोहल है
उसको हमने मिक्स किया D2O से, तो बेसिकली क्या होता है, डी एक्सचेंज रिएक्शन, ड्यूटेरियम का एक्सचेंज हो जाता है। और इस तरीके से क्योंकि जो डी शील्डिंग है वो सबसे ज़्यादा 1 डिग्री अल्कोहल में होता है, इस कारण सबसे ज़्यादा डेल्टा भी उसी का होगा, और उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद फिर 3 डिग्री अल्कोहल का। ये इस कारण हुआ क्योंकि जो फास्टेस्ट जो डी एक्सचेंज रिएक्शन होता है दैट इज अंडरगॉन बाय प्राइमरी अल्कोहल। तो एक फॉर्मूला भी होता है, इसको याद रखिएगा, DDHD, कि जो डी शील्डिंग जब होता है तब जो डेल्टा वैल्यू जो होता है वो हाइयर डेल्टा होता है, दिस इज डाउनफील्ड। बेसिकली डी शील्डिंग डाउनफील्ड हाइयर डेल्टा, तो डी शील्डिंग सबसे ज़्यादा 1 डिग्री अल्कोहल में है, इसी कारण सबसे ज़्यादा डेल्टा वैल्यू भी इसी का है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, दैट इज द टर्शियरी अल्कोहल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें सिंपल मैचिंग करनी है कि कौन सा वैल्यू से कौन सा जो कंपाउंड है वो मैच होगा। इसमें सबसे पहले हम 3 को देखेंगे क्योंकि ये सबसे आसान से यही मैच होगा। अब जो आईआर यहाँ पर लिखा हुआ कि 3200 टू 2800 वेरियस बैंड्स, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये एच बॉन्डिंग का केस है, और एच बॉन्डिंग के केस होने के कारण यहाँ पर वेरियस बैंड्स शो कर रहे हैं। और हमें मालूम है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उसका काफ़ी एक ब्रॉड बैंड होता है। अब यहाँ पर 3 और 5 ही केवल है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इन दोनों में क्या है कि अब हमें ये दोनों में से कोई एक चूज़ करना है। अब यहाँ पर वैल्यू दे रखा है कि ठीक है, ये जो 12 है ये बेसिकली आ रहा होगा आपका इस एज के कारण आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर 3 को कट कर देंगे, 3 को यहाँ पर कट इस कारण कर देंगे क्योंकि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, जबकि हमारे पास डेटा में कैसा भी यहाँ पर 3H का कोई कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है कि 3 हमारा नहीं होने वाला है, और जो सेकंड के लिए है उसका वैल्यू बेसिकली 5 में शो किया हुआ है। अब हमारे पास आता है कि हम फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है, 1, 2 या 4 से मैच करना है। तो इसमें सबसे पहले हम 1 को कट कर देंगे, क्योंकि 1 को इस कारण कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ये 3H शो कर रहा है, यहाँ पर ये 3H, यहाँ पर ये 3H यहाँ पर है। अब यहाँ पर 1 को हमने कट इस कारण कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो 4H ही केवल यहाँ पर शो हो रहा है, जबकि ये साफ क्लियर है कि फर्स्ट और सेकंड में दोनों हमें 5H चाहिए हमें बेंजीन रिंग पर। तो इस तरीके से हमारा 1 भी कट हो गया। अब हमें फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है 2 वर्सेस 4 से। तो ये जो फर्स्ट है इसमें 5.1 है, ये अपना 2H का बेसिकली CH2 ग्रुप का है, तो ये ज़्यादा डाउनफील्ड है एज कम्पेयर टू 3.6 ऑफ 2H। तो यहाँ पर अब 2 और 4 में जो ये CH2 ग्रुप है वर्सेस दिस CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप ज़्यादा डाउनफील्ड है और ज़्यादा डीशील्डेड है, इसी कारण जो फाइनल जो हमारे लिए हो जाएगा ये बेसिकली फर्स्ट के लिए हो जाएगा क्योंकि दिस CH2 इज़ बेसिकली 5.1। तो फाइनल जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बेसिकली फर्स्ट के लिए 2 हो जाएगा, सेकंड के लिए अपना 4 हो जाएगा, और जो थर्ड है उसके लिए 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6A का जो फर्स्ट है ये बेसिकली नॉरिश टू क्लीवेज का रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि जो ये PH है इसमें ये CO हो जाएगा जब वो एक्साइटेड स्टेट पर होगा, और फिर बेसिकली क्या हो जाएगा CH2H, और ये हमारा बन जाएगा यहाँ से CH3। तो इस तरीके से ये और ये बन जाएगा। तो फाइनल जो हमारा हो जाएगा जब वो एक बार टॉटोमराइजेशन हो जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा COCH3, एंड देन ये इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा फॉर द फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा कि क्योंकि वो D है तो ये D एंड देन दिस थिंग। तो सेम इसी तरीके से रीअरेंजमेंट करेंगे हमें नॉरिश 2 का, और जो हमारे पास जो आफ्टर टॉटोमराइजेशन जो बन जाएगा CH2D एंड देन दिस थिंग
एंड देन CH3 और ये D। तो ये अब यहाँ पर जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं दैट आर मोर फास्टर देन द इंटरमोलिकुलर। अब यहाँ पर नॉरिश 1 का चांस काफ़ी डिमिनिश हो गया क्योंकि नॉरिश 2 हो रहा है, दैट इज़ इंट्रामोलिकुलर। इस तरीके से ये यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट बन जाएंगे। जो अगला क्वेश्चन है इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, इस कारण इसने बोला है कि राइट द मेजर एंड द माइनर प्रोडक्ट्स एंड कमेंट अपॉन द कायरलिटी ऑफ द रिकवर्ड रिएक्टेंट इफ एनी। तो अगर हम इसमें अगर नॉरिश 1 करवाते हैं तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर से ये अल्फ़ा क्लीवेज होने वाला है एंड देन ये हो गया, और इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये फर्दर रिएक्शंस करके नॉरिश 1 के, अब यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर जो ये है, जो ये दोनों कायरल सेंटर्स हैं, अब ये कायरल सेंटर्स में क्या होंगे कि इस तरीके से वापस ये मर्जर हो करके और रिकवर्ड रिएक्टेंट फिर से आ सकता है, और इस कारण रिकवर्ड रिएक्टेंट यहाँ पर बन जाएंगे ये फिर से, और उसमें भी कायरलिटी रहने ही वाला है। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेकेंड पार्ट है इसका आंसर तो यहाँ पर हो गया, जो कायरलिटी दैट इज देयर इन द रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में भी रहने वाला है। सिमिलरली नॉरिश 2 भी यहाँ पर हो सकता है, कैसे कि ये यहाँ पर ये CO है एंड देन ये सारा अपना इधर तो ठीक है, और लेकिन ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, और जो अल्फ़ा बीटा है और ये अपना गामा है, तो इसका जो H है ये H का यहाँ पर से रीअरेंजमेंट हो करके यहाँ से नॉरिश 2 करवा सकते हैं। तो इसका मैकेनिज्म आप जानते होंगे और यहाँ से आंसर आप दोनों का शो कर देंगे। अब इसमें मेजर यहाँ पर नॉरिश 2 होने वाला है क्योंकि अगेन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ज़्यादा वो फास्टर्स होते हैं, तो इस कारण मेजर हो जाएगा अपना नॉरिश 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू सिंथेसाइज पॉलीप्रोपिलीन बाय यूजिंग जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड इट्स एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल पॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले तो इसमें आप जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट होता है क्या है ये आप लिख देंगे कि TiCl4 प्लस AlEt3। देन इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में होता है कि एक्टिवेशन ऑफ जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट। अब एक्टिवेशन में क्या होता है कि जब ये कैटलिस्ट सरफेस पर होता है तो सरफेस पर जो 5 इसका जो 6 वैलेंसी है उसमें 5 वैलेंसी तो ठीक है कि ये Cl, 1 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl, लेकिन जो एक इसका वैकेंसी है, वैलेंसी है, वो यहाँ पर वैकेंट है। तो इसमें जो AlEt3 है इसका जो Et जो लबाइल बॉन्ड है यहाँ पर आकर फिक्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर से ये Cl को ये Al ले जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पर फिर से एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो ये अपना एक्टिवेशन स्टेप हो गया जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट का। इसके बाद क्या होता है इनिशिएशन स्टेप की फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था, तो वैकेंट ऑर्बिटल से ये यहाँ पर दोनों इसका जो पाई बॉन्ड और ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना देंगे, और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का इस तरीके से ओपनिंग होगा, और फाइनली हमारे पास क्योंकि इस तरीके से ओपनिंग होता फिर से हमारे पास यहाँ पर वैकेंसी हो गया, मतलब बेसिकली जो हमारा वैकेंट ऑर्बिटल हो गया। तो ये यहाँ पर एक प्रोपीन का मेंबर लग गया। अगला में क्या होगा कि प्रोपगेशन स्टेप कि फिर से यहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है इसका जो अगला मॉलिक्यूल है प्रोपीन का वो आने वाला है, तो बेसिकली यहाँ पर ये आ जाएगा, और इस तरीके से ये जो मेंबर है ये अटैक करके वापस चला जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर ये ET का हुआ था। तो इस तरीके से फिर से अगली बार में ये वाला स्टेप, ये वाला जो पोजीशन है वो वैकेंट हो गया, और सिमिलरली रिपीट होते 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 बहुत सारे ये CH का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। फाइनली टर्मिनेशन किस तरीके से हो सकता है, टर्मिनेशन में क्या होगा कि जो टाइटेनियम हाइड्राइड बन करके और इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा टर्मिनेशन हो सकता है। अब इस जो जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट है उसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि पिछले वाले जो हम नॉर्मल कन्वेंशनल पॉलीमराइजेशन करते हैं उसमें बहुत सारे अनडिजायर्ड एल्काइल रेडिकल बन जाते हैं, इस कारण काफ़ी ज़्यादा ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, और हम जानते हैं कि जब ब्रांच्ड पॉलीमर होता है तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट वाला। इस कारण आगे बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन गिव ब्रांच्ड पॉलीमर्स विद लार्ज मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑल्सो रेडिकल पॉलीमराइजेशन हैड नो कंट्रोल ओवर स्टीरियोकेमिस्ट्री। जिगलर-नट्टा कैटलिस्ट से हम 2 टाइप का बना सकते हैं, एक होता है हमारे पास सिंटैक्टिक और एक होता है एटैक्टिक पॉलीमर।
linear unbranched polyethylene and a stereo-regulated polypropylene could not be fabricated by the free radical polymerization. This technique largely limited the potential application of these polymeric materials. इस कारण बेसिकली स्टीरियो केमिस्ट्री और प्लस मॉलिक्यूलर वेट दोनों के लिए काफी हेल्पफुल होता है ये Ziegler-Natta कैटलिस्ट. सो दिस वाज टोटली थियोरेटिकल. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इन दिस पार्ट कि हाउ इज परलॉन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. अब ये जो परलॉन है दैट इज नथिंग बट नाइलॉन 6 and we know that nylon 6 is synthesized from the caprolactam as the monomer. अब ये जो caprolactam है वो कैसे बनता है कि cyclohexanone को हमने लिया and then reacting it with hydroxylamine, तो इनका ये कंडेंसेशन हो गया और ये बन गया NOH and then इसका बेकमैन रीअरेंजमेंट करेंगे. बेकमैन रीअरेंजमेंट करने के बाद ये 7 मेंबर्ड ये रहेगा. सॉरी ये 7 मेंबर्ड हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 ये 7 मेंबर्ड ये बन गया अपने पास कैप्रोलैक्टम एंड दिस इज कॉल्ड द कैप्रोलैक्टम. अब इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होगा कि इसको हम एसिटिक एसिड और वाटर के मीडियम में इसको हम पॉलीमराइजेशन करते हैं. तो इसमें सबसे पहला क्या होगा कि यहाँ पर क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पर H प्लस रहेगा, तो ये जो यहाँ पर H प्लस है ये इसका ये प्लस चार्ज आ जाएगा. तो होगा क्या कि जो सेकंड ये तो हम हो गया हमारा पहला जो मॉलिक्यूल रहेगा, जो सेकंड मॉलिक्यूल रहेगा कैप्रोलैक्टम का, तो उसमें क्या होगा कि ये C ये हो जाएगा. अब जो सेकंड जो मॉलिक्यूल है ये NH का, ये यहाँ बेसिकली यहाँ पर ये अटैक कर देगा और इस तरीके से यहाँ पर ये खुल जाएगा ये मीडियम, और सिमिलरली ये कैरी ऑन फॉरवर्ड होते जाएगा और फाइनली हम शो कर देंगे कि ये इसका हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और बीच में यहाँ पर हो जाएगा अपना ये फाइनली क्या हो जाएगा CH2 का 5 और चेन हो जाएगा और ये NH और इस तरीके से ये इसका N, तो ये इसका बेसिकली पॉलीमर हो गया नाइलॉन 6 का. नाइलॉन 6 में 6 इस कारण कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है, दिस 1 एंड दिस 5, तो ये नाइलॉन 6 का टोटल सिंथेसिस है. अगला क्वेश्चन में क्या है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट X, Y एंड Z इन द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड इंडिकेट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. तो पहला स्टेप तो क्लियर है कि OSO4 क्या करता है कि और H प्लस क्या करेगा कि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये इसको हटा करके यहाँ पर ये OH और ये OH लगा देगा और ये बेसिकली सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन होता है. बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शन ये सिन डाई हाइड्रोक्सिलेशन. इसके बाद जो HiO4 है दिस इज कॉल्ड द मालप्रेड ऑक्सीडेशन. तो मालप्रेड ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि जो OH है तो इस साइड में क्या हो जाएगा OH हो जाएगा, ये बेसिकली ये पूरा R ग्रुप, अगर हम इसको पूरे को R ग्रुप मानते हैं तो, एंड देन दिस साइड वाला R ग्रुप का क्या हो जाएगा ये OH एंड देन ये, तो ये सिंपल ये Y हो जाएगा और ये Z हो जाएगा, ये वाला पार्ट को यहाँ से तोड़ देगा ये. तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मेजर एंड द माइनर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग द मैकेनिज्म. तो दिस इज़ बेसिकली कि वेयर विलिगर ऑक्सीडेशन. तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा गिवन रिएक्शन है तो यहाँ पर क्या होगा जो पेरोक्साइड लिंकेज है ये यहाँ पर अटैक करेगा एंड देन आइदर ये वाला पार्ट माइग्रेट कर सकता है या फिर ये वाला पार्ट माइग्रेट कर सकता है. देन वी नो कि जो वेयर विलिगर ऑक्सीडेशन है उसमें H ग्रेटर दैन 3 डिग्री, ग्रेटर दैन 2 डिग्री, ग्रेटर दैन 1 डिग्री, ये इसका होता है माइग्रेटिंग टेंडेंसी. तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा माइग्रेट ये करने वाला है. अब जब माइग्रेट ये करेगा तो होगा क्या कि मेजर प्रोडक्ट यहाँ से आएगा और जब ये माइग्रेट करेगा तो माइनर प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा. तो जो हमारे पास जो फाइनली जो रिएक्शन जो हमारे पास आंसर होने वाला है इसमें क्या होगा CH3 और ये हो जाएगा O, C डबल बॉन्ड O CH3 क्योंकि ये वाला ग्रुप माइग्रेट किया है
तो ये अपना हो जाएगा मेजर, एंड देन माइनर वुड बी PH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये वाला हो जाएगा माइनर जब ये वाला पार्ट माइग्रेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड कंपेयर दिस स्ट्रक्चर विद द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन का आंसर साफ साफ NCERT में गिवन है और वहीं से मैंने सारी डिटेल उठाई है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बेसिकली क्या होता है कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द शेप in which a long polypeptide chain can exist. They are found to be exist in two different types of structure, viz. Alpha helix and the beta pleated structure. These structure arise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to the hydrogen bonding between this group and the NH group of the polypeptide bond. And then ये अल्फा हेलिक्स के बारे में लिखा हुआ है, एंड देन ये बीटा प्लीटेड के बारे में। इसका स्ट्रक्चर भी आपको शो करना पड़ेगा। तो ये इसका अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर हो गया, एंड ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली बीटा प्लीटेड का स्ट्रक्चर है ये। देन टर्शियरी स्ट्रक्चर इज द सेकंड पार्ट, तो उसमें हमें शो बताना पड़ेगा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग। जब फर्दर फोल्डिंग होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, तो फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इट गिव्स राइज टू द टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, दैट इज द फाइब्रस एंड द ग्लोबुलर। The main forces which stabilize the secondary and the tertiary structure of the protein are hydrogen bonds etc. तो और फाइनली आपको ये डायग्राम शो करना पड़ेगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स हुआ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हुआ, ये आपका अल्फा हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर हुआ। जब फर्दर फोल्डिंग हुआ सेकेंडरी स्ट्रक्चर का, तो ये आपका टर्शियरी, क्योंकि देखो ये फर्दर फोल्डिंग वाला बेसिकली बात है ये। तो दिस क्वेश्चन देन इज 7B। 7B में क्या होगा कि इसमें क्या करना है हमने कि NaBH4 क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये हम जानते हैं कि ये केवल 3 सबस्ट्रेट को रिड्यूस करेगा, एसाइल हैलाइड को, एंड देन एल्डिहाइड, एंड देन कीटोन। तो इसमें तो ये क्लियर है कि ये सिंपल इसको रिड्यूस करके बना देगा CH3 CH2 CH 1 2 3 CH2OH, ये रिड्यूस हो गया। दिस इज Na इन लिक्विड NH3, तो दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांस एल्कीन फ्रॉम द एल्काइन। तो ट्रांस एल्कीन में क्या हो जाएगा, ये बेसिकली ट्रांस एल्कीन हो जाएगा, ये CH3 ये Me और ये Me, ये भी स्टैंडर्ड नेम रिएक्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 7C फर्स्ट। 7C फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अ कंपाउंड A कंटेनिंग CHO हैज मोलिकुलर वेट 102 and displays 2 signals in the HNMR spectrum at 1.1 and 3.5 septate in the integral ratio of 6:1। तो अगर ये 102 है तो ये तो बात क्लियर लग रहा है मेरे को कि ये C6H14O होने वाला है, क्योंकि ये 12 × 6 72, तो 72 प्लस 14 प्लस 16 इज इक्वल टू 102। इसका मतलब कि यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU भी 0 है। अब DU 0 है और ये कह रहा है केवल 2 टाइप का हाइड्रोजन यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब ये क्लियर है, और साथ में साथ एक का सेप्टेट है और दूसरे का डबलेट है। इसका मतलब ये एथर है और इसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होने वाला है, ये CH3 और ये CH और ये CH3। तो ये तो हमारे पास हो गया है, A हो गया है हमारे पास ये। इसके बाद क्या है कि कह रहा है कि हमने इसको 1 मोल से इसको HI से ट्रीट किया। तो 1 मोल HI से ट्रीट किया तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर पहले H+ आएगा। H+ आने के बाद इसका जैसे SN1 में SN1 सब्स्टिट्यूशन होता है, तो ये यहाँ से ऐसे ये चला जाएगा, और फाइनली यहाँ पर जब कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पर जब कार्बोकेटायन बनेगा तो यहाँ पर I- अटैक कर देने वाला है। तो इस तरीके से जो हमारा इसको अगर हमने B मान लिया तो इस तरीके से हमारा B क्या हो जाएगा, CH3OH, और ये हो जाएगा CH3 अब इसके बाद भी क्या क्या है कि जब इसने 1 मोल केवल ऐड किया है तो देन इट इज़
और साथ में बोला है कि एब्जॉर्प्शन बैंड एट 3330 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑब्वियसली ये अल्कोहल का है तो ये OH बॉन्ड इतना यहाँ पर शो करेगा। देन इट इज़ HNMR स्पेक्ट्रम शो सिग्नल एट 1.05D 3.6 सेप्टेट। ऑब्वियसली बात है ये वाला अपना सेप्टेट शो करेगा और ये अपना डबलेट शो करने वाला है। देन इट इज़ डिसअपियर्ड विद द DTO, और ये वाला एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन होता है क्योंकि ये अल्कोहल का हाइड्रोजन है जो हमने अभी डिस्कस किया था। देन इट इज सेइंग रिएक्शंस ऑफ A विद एक्सेस ऑफ HI गिव्स ओनली C, आइडेंटिफाई A, B एंड C। अच्छा, इसको अगर हमने फर्दर अगर हमने HI से ऐड कर दिया तो फाइनली तो यही बन जाने वाला है ना, ये C। तो ये क्लियर रिएक्शन था यहाँ पर से। तो ये अपना A हो गया, ये अपना B हो गया और ये अपना C हो गया। तो ये सारा चीज़ को हम शो कर देंगे तो 10 में से 8 या 9 मिल जाएगा इसमें। अगला है 3 आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल, पक्की बात है। एंड देन इट इज गिव्स पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट। तो ये पॉजिटिव D4 TNP टेस्ट भी होता है कि कार्बोनाइल है यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है यहाँ पर, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन में ही से कोई ना कोई सब्सटेंस यहाँ पर होने वाला है। अब इसमें सबसे पहला बात कह रहा है कि ये अलग अलग इसका फीचर्स यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसमें फीचर्स दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि अमंग देम 1 आइसोमेरिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद द KOH कॉन्सेंट्रेटेड गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। तो ये बेसिकली कह रहा है कि 2 प्रोडक्ट मतलब क्या होगा कि यहाँ पर ये कैनिजारो वाला रिएक्शन कहीं ना कहीं ये हो रहा होगा, ये किसी एक के लिए। तो अगर हम अलग अलग गिवन फीचर को यूज़ करते हुए बनाएं तो जो पहला हमारा जो आइसोमर पॉसिबल है वो बेसिकली होगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब यहाँ पर क्या है कि ट्रिपलेट एट डेल्टा 1.05 एंड अ क्वार्टेट एट 2.47। अब जो ये वाला जो हाइड्रोजन है दोनों इक्वल है, ये दोनों हाइड्रोजन दोनों इक्वल है और ये दोनों क्या शो करेगा, क्वार्टेट शो करेगा 2.47 पर। और जो ये हाइड्रोजन है ये दोनों हाइड्रोजन दोनों इक्वल है और ये दोनों ट्रिपलेट शो करेगा कितने पर, 1.05 पर। तो ये पहले के लिए आंसर हो गया। देन सेकंड के लिए आंसर क्या है कि ये केवल 2 सिंगलेट शो कर रहा है। अब 2 सिंगलेट शो करेगा कैसे, जब हमारे पास ये CH3 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 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर ये सब के सब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन इक्वल हैं। ये हाइड्रोजन है जो अलग है, इसी कारण ये A शो करेगा और ये B शो करेगा, इसी कारण यहाँ पर 2 सिंगलेट्स हो गया। अगला क्वेश्चन में क्या है कि डबलेट एट 1 एंड देन सिंगलेट एट 2.1 एंड देन सेप्टेट एट 2.2। तो सेप्टेट का तो हम क्लियर स्टोरी जानते हैं कि सेप्टेट का मीनिंग ये होता है कि मतलब ये ग्रुप पक्का वहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर हम इस ग्रुप को पहले बना दें CH3 CH, देन ये केवल हमारे पास यही बचता है। और इस तरीके से हम देखें तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर और दोनों हाइड्रोजन तो इक्वल ही है। तो बेसिकली A, B, C 3 यहाँ पर सिग्नल्स मिल गया जो कि 3 में है और इस तरीके से हम तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया हमने। अगला है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड 1 एंड 2 विच हैज़ मोर कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब वी नो दैट कि न्यू जो बार है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड कांस्टेंट रूट के। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन इस केस में क्या होगा, डबल बॉन्ड के लिए सब्स्टिट्यूशन है। तो जब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इस केस में क्या होने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड OH CH2H। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन होने के कारण ये जो डबल बॉन्ड का जो ऑर्डर है, ये जो डबल बॉन्ड का ऑर्डर है कहीं ना कहीं लेस दैन 2 होने वाला है। और जबकि इसका डबल बॉन्ड ऑर्डर भी लेस दैन 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो हाइपर कॉन्जुगेशन का एक्सटेंट है वो कम होने वाला है, ये केवल रेजोनेंस के कारण ही होगा। तो इस कारण क्योंकि जो रूट जो बॉन्ड कांस्टेंट है इसका छोटा है एज कंपेयर टू 1, इसी कारण जो न्यू बार होगा ऑफ फर्स्ट वुड बी ग्रेटर देन सेकंड। ये हमारा फाइनल आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द A, B, C एंड एक्सप्लेन हाउ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज हेल्पफुल इन डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। अगेन हमको बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना है उससे मालूम करना पड़ेगा।
अब एक बार इसका डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पर बनेगा प्लस चार्ज कार्बोकैटायन। अब इसके बाद मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने वाला है। एक तो या तो यहाँ इस साइड ही बन जाए डबल बॉन्ड एलिमिनेशन हो करके, या फिर ये बन सकता है, या फिर थर्ड हमारे पास चांस है कि ये इस साइड बन जाए। अब इनमें से जो सबसे जो स्टेबल डबल बॉन्ड है ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, और सबसे लीस्ट स्टेबल यहाँ पर ये है, ए है, और क्योंकि ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो इस कारण ये हमारा ए बी सी है, और ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम शो कर देंगे दिस डबल बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल एंड देन दिस इज द लीस्ट स्टेबल, और इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स। तो इसको हम वुडवर्ड फिजर वैल्यू से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वुडवर्ड फिजर वैल्यू में क्या हुआ कि यहाँ पर होमो एन्युलर डाईइन है, तो होमो एन्युलर डाईइन का जो बेस वैल्यू है दैट वुड बी 253। अब यहाँ पर दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन एक्सटेंडेड, तो दो का वैल्यू से क्या होगा 30 × 2 60 का वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर जो दो यहाँ पर कितना, यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है जो एक्सोसाइक्लिक है 1 2 एंड देन 3, तो ये यहाँ से 5 × 3 15 हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कितना सारा है, एल्काइल ग्रुप है 1 2 3 4 5, तो 5 अगर एल्काइल ग्रुप है सबका 5 कंट्रीब्यूशन, तो ये हो जाएगा 25 एंड देन फाइनली इट इज इक्वल टू 353 नैनोमीटर। इसमें क्या होगा, दिस इज हेट्रो एन्युलर डाईइन, तो ये हो जाएगा 214। अब 214 में एक हमारा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका 30 इसका ऐड हो जाएगा। देन यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है वो दोनों एक्सोसाइक्लिक हैं, तो एक्सोसाइक्लिक का यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन 10 का हो गया। एंड देन टोटल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज 1 2 3 4, तो ये अपना 5 × 4 इज इक्वल टू 20, तो फाइनली इसका 274 नैनोमीटर इसका स्ट्रेंथ हो गया लैम्डा मैक्स का। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 1,3 ब्यूटाडाइन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन बेसिकली ये हो जाएगा एग्जिबिट्स लोअर लैम्डा मैक्स एज कम्पेयर टू 1,3,5 हेक्साट्राइन। तो 1,3,5 हेक्साट्राइन में क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हम जानते हैं कि ये केवल इसका वैल्यू ही अपना 214 नैनोमीटर है, तो इसको ऑब्वियसली यहाँ पर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन एक लगा दिया अलग से, तो 30 ऐड होने वाला है ना, तो इसका मतलब जो लैम्डा मैक्स का वैल्यू है इसका ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू ये, तो ये भी वुडवर्ड फिजर वैल्यू का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट, डिस्कस द मास स्पेक्ट्रल फ्रेगमेंटेशन ऑफ ब्यूटाइल ब्यूटारेट विद द फॉलोइंग गिवन डेटा ऑफ द आयंस। तो मैक-लैफर्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि ये अपना अल्फा, ये अपना बीटा, तो ये हाइड्रोजन को ये बेसिकली अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अब अब्स्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा कि ये इवन वैल्यू देता है ये साथ में, तो यहाँ पर से ये इवन वैल्यू दे देगा। और जो स्टार्ट में जो 144 है ये स्टार्ट बेसिकली इसका है जो ये मॉलिक्यूलर आयन पीक है, और उसके बाद हमें शो करना किसका कि 101 का। तो 101 कैसे बनेगा, 101 जब बनेगा जब हमारे पास ये वाला पार्ट हट जाएगा तो 101 का बन जाएगा। देन 73 का हमें शो करना है, तो 73 का कैसे बनेगा जब हमारे पास इस वाले पार्ट से ये जो CO का जो वैल्यू है ये निकल जाएगा यहाँ पर से। देन 71 का हमें शो करना है। तो इस तरीके से ये सारे यहाँ पर डिटेल दिया हुआ, आप यहाँ पर से एक बार देख लीजिएगा, पूरी कंडीशंस यहाँ पर शो करी हुई है। अभी जो MYZ 56 है ये बेसिकली यही शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं पर मैक-लैफर्टी हुआ है, क्योंकि मैक-लैफर्टी का मतलब ही होता है इवन MYZ का वैल्यू। तो यहाँ पर से इस चीज़ को शो करते हुए ये भी आप एक्सप्लेन कर देंगे, ये स्टैंडर्ड चीज़ है, स्टैंडर्ड नोटबुक से है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2BrCl एग्जिबिट्स 2 डबलेट्स एट Z इज इक्वल टू 16 हर्ट्ज। तो ये बेसिकली कपलिंग कांस्टेंट अगर 16 हर्ट्ज है तो ये क्लियर है कि ये ट्रांस कंपाउंड ही होने वाला है। तो ये यहाँ पर ट्रांस कंपाउंड तो मतलब है क्या हो जाएगा कि Br होगा और यहाँ पर ये Cl होगा, बस सिंपल आंसर इसका है। और दूसरा स्ट्रक्चर भी आप सजेस्ट कर देंगे कि इसमें क्या होगा, एक में क्या होगा कि दोनों को साथ में लगा दीजिए आप कि C डबल बॉन्ड, ये H ये Br और ये Cl, बट यहाँ पर इसका Z 16 हर्ट्ज नहीं होगा क्योंकि ये केवल ट्रांस के लिए होता है ये वाला।
देन अगला क्वेश्चन है कि हमें मैच करना है किसका लैम्डा मैक्स कौन सा है। अब ये वाला जो कंपाउंड है ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसी कारण लैम्डा मैक्स है इसका 296 होने वाला है और जो एप्सिलॉन वैल्यू है दैट वुड बी 10,700। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कम है इसी कारण इसका वैल्यू यहाँ पर 281 नैनोमीटर होने वाला है। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। I will also try to discuss the solution of the paper 1 also in complete detail. Thank you very much.